हाँ, क्लास 12 में ये वीडियो हमारा रहेगा ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के बारे में कुछ चीजें हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। क्लास 10 में हमने ये पढ़ा कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें से ये पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, ये पोटेंशियल हो गया V और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। तो ये हमें ये बताया गया वहां पे दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I if the physical conditions remaining unchanged। ये चीजें बताई गई। अब इस इनइक्वालिटी को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया और उस कांस्टेंट का सिंबल R हुआ। इस R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे एक चीज ऐसे भी हम कर सकते हैं दैट V अपॉन I इज इक्वल टू R, और ये R क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें क्लास 10 में थी। अब हम यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में पढ़ेंगे और उसके लिए हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने निकाला है, करंट का रिलेशन निकाला है, उन सारे रिलेशंस को हम यूज करेंगे। तो देखिए अभी हमने करंट के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया दैट इज I is equal to NEABD। यहाँ पे BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और A हमारा हो गया एरिया। अच्छा, एक फॉर्मूला VD के लिए हमने डिराइव किया था। VD के लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो हमारा था E टाउ अपॉन M, या इसी को अगर पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा E V बाई L M टाउ। ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। अब ये वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। तो सेकंड से VD की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास I इज इक्वल टू आ गया, I इज इक्वल टू NEA और VD की जगह हो गया EV टाउ अपॉन ML, या यूं कहें इसको कि ये हो गया हमारे पास I दैट इज इक्वल टू NE स्क्वायर AV टाउ अपॉन ML। अच्छा, ये तो हमारा रिलेशन इस तरह से आ गया। अब देखिए इसको हम देखते हैं, हमारे पास V और I का रेशियो में निकालना है तो यहाँ पे अगर V अपॉन I हम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा V अपॉन I दैट इज इक्वल टू, ये ml ऊपर चला गया, ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ये रिलेशन देखिए अब क्या होगा, मास कांस्टेंट है हमारे लिए, लेंथ कंडक्टर की कांस्टेंट है, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट होगी और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी हमारा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये पूरी चीज क्या हो गई, एक कांस्टेंट आ गई, ये कांस्टेंट आ गई। अब अगर इस रिलेशन को, ये रिलेशन हमारा मान लीजिए 3 है और ये 4 है, 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज कांस्टेंट है, यहां भी ये कांस्टेंट था, V अपॉन I का रेशियो हमारे पास वहां भी कांस्टेंट आ रहा था और यहां भी कांस्टेंट आ रहा था। तो अगर दोनों को हम इक्वेट करने की कोशिश करें तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इस वैल्यू को हम कहेंगे R। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो R इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ML अपॉन N E स्क्वायर A टाउ।
ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है। अब कुछ फैक्टर्स हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किए थे, उन फैक्टर्स में हमारे पास ये था कि अगर हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर दिया हो, एरिया दी हुई हो, तो रेजिस्टेंस कैसे अफेक्टेड होता है। तो वहां पे हमारे पास एक रिजल्ट ये आया था, हमने ये देखा था कि R is directly proportional to L length of the conductor and R is inversely proportional to the area of cross section। इन दोनों को मिला के हमने इसको लिखा R is equal to R is proportional to L upon A। और इस इनइक्वालिटी को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट हमने यूज किया था एंड दैट कांस्टेंट इज रो L upon A। और इस कांस्टेंट का नाम हमारे पास है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर रेजिस्टिविटी के टर्म्स में ये फॉर्मूला हम लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस आ गई और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया है। तो ये वैल्यू यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो R की वैल्यू है m l अपॉन n e स्क्वायर a टाउ। ये तो R की वैल्यू हो गई। अब यहां पे क्या बचा है a डिवाइडेड बाय l। तो ये a इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रो की वैल्यू यहां पे आ जा रही है दैट इज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी यहां पे आ गई, इसको भी हम लिख लेते हैं। यहां पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमारी हो गई दैट इज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, उसमें हमारा एक टर्म आता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल जो थिंग होती है उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी और उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा हमारे यहां क्या हो गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हो गई एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो इसका मतलब ये हो गया अगर सिग्मा का फॉर्मूला हम यहां पे डिराइव कर रहे हैं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा n e स्क्वायर टाउ अपॉन m। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी। तो यहां पे हम कंडक्टिविटी की वैल्यू लिख लेते हैं सिग्मा दैट इज इक्वल टू n e स्क्वायर टाउ अपॉन m। ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें हमें चाहिए थी ओम्स लॉ को डिराइव करने के लिए। अब जरा यहां पे देखिए हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। अच्छा, करंट डेंसिटी क्या होता है ये समझिए। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी वैल्यू होती है I upon A, ठीक है। The current passing normally through unit area that is known as current density। तो अब हमारे पास I का एक फॉर्मूला है, ठीक है। I का फॉर्मूला हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। I का फॉर्मूला क्या था I is equal to N E A B D, ये फॉर्मूला था। और हमारे पास VD का फॉर्मूला क्या था VD का फॉर्मूला था माइनस ई ई टाउ अपॉन एम। ये वैल्यू यहां पे थी। तो इन सारी वैल्यूज को रख के हम करंट डेंसिटी के टर्म्स में ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा देखिए यहां पे आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई n
ए बी डी अपॉन एरिया। तो ये एरिया और ये एरिया तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास आ गया J इज इक्वल टू, देखिए n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज माइनस ई, ए कैंसिल हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वैल्यू है, ये आ गया हमारे पास माइनस ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम। अच्छा, अब जरा यहां से देखिए, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये हमारी कोई वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा के टर्म्स में। तो सिग्मा के टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख के ध्यान दीजिए, ये पूरी चीज हमारी क्या हो गई, सिग्मा हो गई। तो जे हमारा फॉर्मूला हो गया J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए E दैट इज इक्वल टू J अपॉन सिग्मा, और 1 अपॉन सिग्मा हमारा क्या होता है, रो होता है, तो इसी को लिख सकते हैं रो इनटू J। तो ये हमारा जो फॉर्म आया है इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए, इस पे कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है और इसी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अब देखिए यहां पे ओम्स लॉ में, जैसा कि क्लास 10 में आपने पढ़ा, V is directly proportional to I, V और I के बीच में जो रिलेशन होता है that is directly proportional। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो ग्राफ बनेगा हमारा V और I का ग्राफ, ये V हो गया और ये I, तो ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन आगे चल के देखा गया कि ये जो चीज है ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, और वो कंडक्टर जिसके बारे में ओम ने बताया कि उसमें V is directly proportional to I होगा, वो हमेशा लीनियर रिलेशन फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि कंडक्टर्स को हमने दो पार्ट में यहां पे डिवाइड किया। एक हमारा कंडक्टर वो हो जाएगा जो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, और एक कंडक्टर वो हो जाएगा जो ओम्स लॉ को सर्टेन कंडीशन के साथ फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। तो कंडक्टर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हमारा हो जाएगा ओहमिक कंडक्टर और दूसरा हो जाएगा नॉन ओहमिक कंडक्टर। तो ओहमिक कंडक्टर वो हो जाएगा those conductors which obey Ohm's law strictly, और नॉन ओहमिक कंडक्टर में क्या हो जाएगा, उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, उसको देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है, और ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और ग्राफिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन सारे फॉर्मूले को लर्न करिए। ओके।